पाकिस्तान का आलमी प्रोफाइल सदर ट्रंप के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद जिस तरह बढ़ा है, तारीख में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। गुज़श्ता रोज गजा पीस बोर्ड के इजलास में जिस तरह सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ की और गैर मामूली गर्मजोशी का मुजाहरा करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुसाफहा किया और उन्हें गले लगा लिया, और फिर जिस अंदाज में मार्को रूबियो ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, वो इंतहाई गैर मामूली भी है और इंतहाई हैरान कुन भी। ये रोमांस कब तक चलेगा, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। ताहम ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स को कैश किया है, बिलाशुबा काबिले तारीफ है। अमेरिका और ईरान के माबैन जंग के बादल हर गुजरते लम्हे मजीद गहरे होते जा रहे हैं। सदर ट्रंप की स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का नतीजा क्या निकलेगा, इस पर कुछ कहना कबलज वक्त है, लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस जंग की आलमी सियासत और मईशत पर क्या असरात होंगे, इन तमाम इशूज के साथ साथ हुकूमत और बानी पीटीआई के माबैन डील की खबरें, पीटीआई के अंदर की कशमकश समेत दीगर मुल्की और आलमी खबरों पर तफसील से जानकारी देंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, पेश खिदमत है आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सेठी साहब, ये देश का असर होगा यकीनन कि जिस अंदाज में आपने सलाम किया, मुझे लगा आप साहब ये भी बता देंगे कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। मैंने रोजा रखा हुआ है, अभी फारग हुआ हूँ और तुम लंदन में बैठा हूँ और बड़ा मजा आ रहा है यहाँ। हाँ, ठंडी फिजाओं में तो रोजे की कैफियत भी और होगी, और माशाल्लाह उसका इतना असर है, इतना ईमान अफरोज आपने सलाम किया कि सभी इस वक्त बेख्तियार कह रहे होंगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ऐसे ही हमने कुछ रवैया प्रेसिडेंट ट्रंप का भी देखा। ये बात बड़ी वैसे हैरत अंगेज है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में अनसर्टेनिटी है, दुनिया शशो पंज में होती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया के साथ क्या करेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि वो हमारे वजीर आजम के साथ क्या करेंगे या हमारे फील्ड मार्शल के बारे में वो किस तरह के रिमार्क्स देंगे, क्या कमेंट करेंगे। पाकिस्तान की तारीफ तो वो जरूर करेंगे, वजीर आजम से बाकी सबसे वो मुसाफा कर रहे होंगे, लेकिन वजीर आजम को गले लगा लेंगे, और फील्ड मार्शल की भी वो तारीफ करेंगे। वो कहेंगे कि मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो बहुत बहादुर होते हैं, और एट द सेम टाइम वो इंडिया को भी यहाँ एक चपत लगा देंगे। वो तो उसकी तरफ तो बाद में आएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो तैयारों की तादाद क्यों बढ़ा रहे हैं। ये बात हो रही है बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग। जब मैं आपसे इस बारे में सवाल करती थी तो आप ये कहते थे कि ये बहुत क्रूशल मोमेंट होगा, ये मीटिंग बहुत क्रूशल होगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के किरदार का तायुन होना है कि पाकिस्तान का क्या रोल होगा वहां गाजा की तामीर नौ में। तो ये डेवलपमेंट तो हो गई, ये इजलास भी हो गया। 47 के करीब कुछ कंट्रीज, कुछ के मुबसरीन ने शिरकत की, कुछ ने वफूद भेजे और कुछ ने बाकायदा तौर पर बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की और प्लेज भी किया फंड्स के लिए भी जो वहां की तामीर नौ होनी है। अब इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बताया वो 5 ममालिक के उन्होंने नाम गिनवा दिए, जिसमें इंडोनेशिया था, मराकेश, अल्बानिया, कोसोवो और काजाकिस्तान। वो सिक्योरिटी फोर्स के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। इंडोनेशिया ने तो 8000 के करीब पहले ही बता दिया काउंट क्या होगा उनके फौजियों का। इसके अलावा वहां पुलिस फोर्स भी तैनात की जाएगी, और प्लेज किया गया अमेरिका की तरफ से $10 अरब, और बाकी कंट्रीज जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने $7 अरब के करीब वादा किया, जिसमें $1.2 अरब तो यूएई कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ फिर टोन सेट हो रही थी गाजा की तामीर नौ के हवाले से, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खिताब किया और फिर जाहिर है उनकी बातों ने हलचल भी मचाई। हम जानना चाह रहे थे कि पाकिस्तान का मौकफ क्या होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो स्पीच की उसके बाद हमारे दफ्तर खारजा ने बताया कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में होने वाले जितने भी इसमें इकदाम हैं उसमें गाजा की तामीर नौ या मसला फ़लस्तीन के हल पर अपनी तवज्जो मरकूज रखेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ISF के मैंडेट के बारे में फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो कंफ्यूजन इससे पहले थी वो कंफ्यूजन अब भी बरकरार है। बट आपने ये इजलास देखा, आपके ख्याल में ये इजलास कैसा रहा, क्या नतीजा निकला, क्या समत वाज़े हो गई और पाकिस्तान कहां खड़ा था? देखिए, सबको पता है कि पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन इसके अंदर काफी इसके सामने मुश्किलात थी। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पैसे मांग रहे हैं जो कि हमारे पास है नहीं जी। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आप फौज भेजें अपनी, जो कि हम भेजना नहीं चाहते। तो हम तो दरमियान में खड़े हैं, ना इधर के ना उधर के। एक तरफ ये 27 मुल्क हैं जिन्होंने कहा है कि जी हम आपका इनविटेशन हमने एक्सेप्ट किया, हम आएंगे। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने एब्सटेन कर दिया है। कुछ ऐसे हैं जो कि आप बता रही थी कि मिडिल ईस्ट के कोई 7-8 हैं जिन्होंने पैसे भी दे रहे हैं। उनमें से 3 कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फौज भी दे रहे हैं, लाइक इंडोनेशिया। मगर आप देखिए ना, यूरोप में से सिवाय एक आध के कोई भी
इसका हिस्सा नहीं है। वो बिल्कुल जैसे है कि बॉयकॉट कर दिया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को। जी। उनको पता है कि ये इसका क्या मसले हैं इसके अंदर, इसलिए वो इसके करीब भी नहीं आना चाह रहे। अब हमारा मसला ये है कि हम जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप को, तो हमें बैठना भी है और फिर पार्टिसिपेट भी मीटिंग्स में करना है, मगर फौज भी नहीं देनी, पैसे भी नहीं है देने के लिए। तो मेरा ख्याल है इस सूरत हाल में इन्होंने जिस तरीके के साथ अभी तक कंडक्ट किया है, बड़ी एक बैलेंसिंग एक्ट है, बड़ा मुश्किल। तो इनको दाद देनी चाहिए कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप गर्जा नहीं इनके खिलाफ, अभी तारीफें कर रहे हैं इनकी, और ये बैठे भी हुए हैं और पैसे भी नहीं दिए और फौज भी नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर इसको बरकरार रखा है इन्होंने, कि भाई हम हैं भी और नहीं भी हैं, हम आपके साथ हैं, मगर माजरत से हम ना फौज दे सकते हैं ना हमारे पास पैसे हैं, तो जब हम आपके साथ चलेंगे आगे देखते हैं क्या होता है। तो आई थिंक अभी तक तो बच के बैठे हुए हैं ये, और तारीफें हो रही है इनकी। पता नहीं इन्होंने क्या गोली दी है डोनाल्ड ट्रंप को, जो भी गोली दी है ठीक दी है अच्छी गोली दी है इनकी सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है, नाजुक है बहुत। नाजुक है, लेकिन ऐसे में ये इत्तलात भी आ रही थी कि इससे पहले पाकिस्तान ने जो लॉबिंग फर्म हायर कर रखी थी एक्सेस के लिए वॉशिंगटन में, उनके साथ जितने उनके मुआहदे थे वो भी ख़त्म कर दिए हैं। इसके बावजूद यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के किरदार को अहम बना रहे हैं। यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की दीगर मीटिंग्स भी जो हुई हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बात हुई है। सेठी साहब, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप बता रहे हैं कि मिस्र, उर्दन और तुर्की भी अपनी फोर्स और भेजने को और ताउन को तैयार हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर किया कि उर्दन और मिस्र का रोल वहां फोर्स की ट्रेनिंग तक महदूद होगा। तो क्या पाकिस्तान का भी कोई ऐसा ही रोल हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान इस किस्म का भी रोल अदा करेगा। एक तो टर्की वाले हैं वो तो तैयार है आने के लिए, मगर इजराइल नहीं चाहता। हम तैयार भी नहीं है और इजराइल भी नहीं चाहता। ये फर्क है तुर्की में और पाकिस्तान में। वो आना चाहते हैं मगर ये इजराइल नहीं चाहता कि वो आए, तो इसलिए उन्होंने कहा अच्छा हमारी फौज नहीं तो चलो हम आपको ट्रेनिंग की फैसिलिटी देते हैं, मगर हम तो वो भी मेरा ख्याल है उससे भी परहेज करेंगे। तो आई डोंट नो अब आगे ये क्या करेंगे, मगर मेहनत बड़ी की है इन्होंने, और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जो है फील्ड मार्शल साहब की तारीफें कर रहे हैं, और जहाज भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं। पहले 5 थे, फिर 7 हुए, फिर 8 हो गए, अब 11 कर दिए उन्होंने तो इंडिया को तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी इससे। मगर मैं फिर से ये एक बात कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप आज आपकी तारीफें कर रहा है, ये किसी वक्त भी फ्लिप कर सकता है, पलटा खा सकता है, और उस दिन का खौफ करे जिस दिन इसने पलटा खाया। तो इसलिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट। सो फार सो गुड, फुल मार्क्स टू योर टीम, मगर बी केयरफुल ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकता है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि इजराइल के तो ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर है, और डोनाल्ड ट्रंप अभी कह नहीं रहा मगर उसके भी ऑब्जेक्टिव यही है कि गाजा से और वेस्ट बैंक से सारे फलस्तीनियों को निकाल दिया जाए और इजराइल पूरे का पूरा कैप्चर कर ले। ये इजराइल का ये एजेंडा है। इसलिए अब आप वहां पहुंचे हैं कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि पैलेस्टीनियंस यहाँ सेटल हों, आप यहाँ चाहते हैं कि अमन आए, आप ये चाहते हैं कि सारी रिकंस्ट्रक्शन हो, आप ये चाहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन। बिल्कुल मुख्तलिफ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इजराइल ये एक्सेप्ट करे, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका ये एक्सेप्ट करे। वो तो बिल्कुल चाहते हैं क्लीन आउट कर दें पैलेस्टीनियन से गाजा को और वेस्ट बैंक से, और वेस्ट बैंक में भी पहुंचे हुए हैं वो, इसलिए बिकॉज दे वांट दिस प्रॉपर्टी। डोनाल्ड ट्रंप इज अ प्रॉपर्टी डेवलपर और इजराइल इज अ सेटलमेंट डेवलपर। तो एक सेटलमेंट चाहता है अपनी, दूसरी प्रॉपर्टी डेवलप करना चाहता है। आई थिंक इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात है पैलेस्टाइन में, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह वगैरह ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये। और अब तो मिडिल ईस्ट के अंदर भी कुछ लाइक सऊदी अरेबिया, वो भी अब परेशान है कि हम कैसे ये एक्सेप्ट कर सकते हैं ये एजेंडा। तो मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो मुझे नजर आ रहा है कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे बिटवीन वो मुल्क जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं इस वक्त, जिन्होंने बिल्कुल कूद गए हैं, लाइक यूएई एंड इस किस्म के, बाकी जो है बहरीन, कतर, कुवैत वगैरह, एंड आई थिंक एंड सऊदी अरेबिया जो अभी खौफजदा है कि हम कहाँ फंसने जा रहे हैं, और उनके इन मुल्क ममालिक के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है और कॉन्ट्रडिक्शन है। तो पाकिस्तान के लिए एक तरफ यूएई, एक तरफ सऊदी अरेबिया ये प्रॉब्लम, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप वो कहता है ये करो, हम कर नहीं सकते। तो और फिर ईरान, और ईरान के ऊपर भी तो अभी बहुत कुछ होने वाला है, वहां भी हमारे बड़े स्टेक्स हैं और वो भी डोंट एग्री विद अमेरिका। तो मतलब है कि आई थिंक ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है।
और आई होप और आई एक्सपेक्ट कि हमारा फॉरेन ऑफिस और हमारे फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब ये इसको दे अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, बैलेंसिंग जो कर रहे हैं ये कामयाब रहे। तो ऐसे में दफ्तर खारजा के तर्जुमान ये कहते हैं कि हमने अपनी रेड लाइंस बता दी हैं। डू यू थिंक कि अमेरिका पर ये वाज़ेह कर दिया गया है कि हम किसी ऐसी फोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हमास को गैर मुसल्लह करने के मिशन में हो शरीक? आयशा, हम कौन होते हैं रेड लाइंस बताने वाले? हम कौन है? डोनाल्ड ट्रंप के सामने हम कुछ भी नहीं है, इसलिए हम अपनी रेड लाइंस बता दें। हम रेड लाइंस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें इनको कहना चाहिए हमारी मजबूरियां हैं कि हम अपने अवाम के खिलाफ वो सारा हम तो उड़ जाएंगे अगर हमने इस किस्म की कोई चीज की। तो वो ये बता दे रेड लाइंस शेड लाइंस का जो है ना, ये ऐसे ऐसे करके हमारी रेड लाइंस, अरे भाई आपकी क्या रेड लाइन? रेड लाइंस तो डोनाल्ड ट्रंप की है। तो आप सो फार सो गुड, बढ़के मारने की जरूरत नहीं है, प्ले इट कॉशियसली एंड केयरफुली। और ठीक है, वी आर एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन, बट हम डिपेंडेंट भी तो बहुत है ना ऑन अमेरिकन गुडविल, अमेरिकन मनी, अमेरिकन वेपन्स एंड सो ऑन। इसलिए लेट्स बी केयरफुल। फैसले का इंतजार है आईएसएफ के मैंडेट के बारे में। सिटी साहब, अभी तक क्यों उसका मैंडेट तरतीब नहीं दिया जा सका? अभी तक पता क्यों नहीं चल सका कि टीओआरस क्या होंगे उसके ऑपरेशन के? बिकॉज इत्तेफाक ही नहीं है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। इजराइल चाहता है कि जी आए उसको इस्तेमाल किया जाए टू क्लियर हमास को डिसार्म करके फलस्तीन को निकाला जाए। बाकी लोग जो कहते हैं नहीं नहीं हम डिसार्म शाम की तरफ नहीं जाएंगे, उसके साथ तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। और हमास ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता हम यहाँ से जाएं या हमारे हथियार आप ले। तो ये तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। तो आईएसएफ कैसे बनेगी? नो सर, बहुत मुश्किल है। और क्या समझते हैं आप, इसका अगला इजलास कब तक होगा और क्या उसमें मजीद ऐलानात होंगे कि कौन कौन सा और मुल्क वहां फौज भेज रहा है अपनी या पुलिस फोर्स? देखिए, अब जिन्होंने फौजें भेजनी थी वो तो भेज ही दी या कमिटमेंट कर दी है। मेरा ख्याल है ज्यादा और कमिटमेंट्स नहीं मिलेंगी डोनाल्ड ट्रंप को। वो तो इसको बहुत बड़ा एक इदारा बनाना चाहता है और यही तो यूरोपियंस इसीलिए तो आ नहीं रहे हैं। फौज का तो इश्यू नहीं है, यूरोपियंस तो कहते हैं आप तो यूएन को फर्क कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? हम वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे पास वीटो पावर्स है, कोई दुनिया में कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं यूएन में पास सकता हमारी इजाजत के बगैर। ये तो आप सारा कुछ आपके के हाथ में है, आप जो चाहे कर लें। तो हमारी हैसियत कहाँ गई? हम कौन रह जाएंगे? इसीलिए यूरोपियंस यहाँ नहीं आ रहे, मगर वो लोग आ रहे हैं यहाँ जिनकी वैसे ही पहले हैसियत नहीं है खास, यूनाइटेड नेशन। तो वो डोनाल्ड ट्रंप को जैसे कहते हैं ना उसके पीछे लग गए हैं बेचारे। वो भी बड़े घबराए हुए होंगे, बिकॉज उनके पास भी ऑप्शंस बहुत कम होंगे, क्योंकि इज अ बुली। और वो जिस किस्म की बुलिंग कर रहा है, धमकियां दे रहा है, आपने देखा नहीं कि जी मैं 200% कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कैसी कैसी वो बातें कर रहा है। सो आई थिंक इसीलिए सब खौफजदा ही है कि बंदा थोड़ा जा क्रैकपॉट है, पागल है, पता नहीं की करेगा। और इस सारे प्लान में उनका ये भी क्लेम करना कि चाइना और रशिया भी इन कोशिशों में शामिल होंगे, किस हैसियत में, कैसे? नो वे। वो तो रशिया और चाइना तो वहां गल्फ में आ गए, वो ईरान की स्ट्रेट्स में आके है, उनकी शिप्स आ गई है वहां, उन्होंने एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी है। ये इंडिकेशन है, ये सिग्नल है डोनाल्ड ट्रंप कि आपकी आर्माडा आ गया है, तो हम तो गल्फ में आ गए, हमारी शिप्स आ गई और हम ईरान के साथ बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब वहां अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है तो चाइना रशिया भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो दे आर नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन दिस पैलेस्टाइन क्वेश्चन, नो सर। अच्छा, लेकिन फिर इन्होंने उनके नाम लेना यहाँ क्यों मुनासिब समझे? ये बताने के लिए कि वो एक पैरेलल मुतवाजी निज़ाम यूएन के चला रहे हैं जिसमें सभी ऑन बोर्ड हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ ये बावर कराना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और देखो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबको इनवाइट किया हुआ है ना। तो चाइना की तरफ से तो अगेन वो आया कि हम एज एन ऑब्जर्वर देखने आ सकते हैं जी। रशिया तो बोला ही नहीं अभी तक, रशिया ने तो कहा ही कुछ नहीं। तो नो, चाइनीज एंड रशियंस विल नॉट सपोर्ट दिस, नो सर। लेकिन गार्डियन की एक रिपोर्ट आई है सामने जो गजा के हवाले से ये इंकशाफ करती दिखाई दे रही है कि वहां कोई 350 एकड़ पर मुहित तकरीबन 5000 अफराद पर मुश्तमिल कोई मिलिट्री बेस बनाने का इरादा रखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, जिसका आपने तस्करा किया। और बाकायदा वहां कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज है उनको विजिट भी करवा दिया गया है। उस मिलिट्री बेस का क्या मकसद होगा? मैंने अभी आपसे अर्ज किया ना कि इजराइल चाहता है वहां से भी पैलेस्टीनियों को निकाल दिया जाए। ये तो पहले तो कभी ये बात सुनी नहीं थी, पहले तो गजा की बात होती थी जी। वहां से तो निकाल दिया इन्होंने जितने निकाल सकते थे, बाकी को मार दिया। मगर अभी वो कह रहे हैं वेस्ट बैंक से भी फर्क करो। तो आई थिंक ये जो मिलिट्री बेस यहाँ बना रहे हैं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दैट प्लान कि अमेरिकन सपोर्ट के साथ वहां से भी
पैलेस्टीनियंस को निकाला जाए, इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। अगर ये आप वेस्ट बैंक को भी टारगेट करेंगे, बिकॉज जॉर्डन उड़ जाएगा, वो सारे के सारे वेस्ट बैंक के उड़ के जॉर्डन में चले जाएंगे या सीरिया में चले जाएंगे। वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी इजिप्ट और जॉर्डन बड़े परेशान हैं कि ये सारे रेफ्यूजीज जो हैं जाएंगे कहाँ, ये इधर ही आएंगे ना, इजिप्ट में चले जाएंगे या जॉर्डन में चले जाएंगे या सीरिया में चले जाएंगे, सम ऑफ देम मे बी। तो ये बड़े इश्यूज हैं फॉर ऑल दोस कंट्रीज। और इस तरह की खबरें आने के बाद मामला यूं है कि बोर्ड ऑफ पीस या इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म पे इनको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता और डिस्कस भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कंट्रीज उसमें बैठी हैं जाहिर है वो अपनी मजबूरी के सबब बैठी हैं और वो ताउन करने पर प्रेसिडेंट ट्रंप से मजबूर हैं। अच्छा सिट साहब, जब ट्रेड डील भारत और अमेरिका के दरमियान बनी तो ऐसे लग रहा था जैसे टेबल्स टर्न हो जाएंगी, वो एक अरसे से जो रगेद रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया को, उसका सिलसिला रुक जाएगा। बट एक बार फिर वो जंग रोकने का क्रेडिट लेते दिखाई दिए और अब की बार तो उन्होंने तैयारों की तादाद बढ़ा के 11 कर दी। वो नाम नहीं लेते कि किसने किसके तैयारे गिराए, लेकिन सभी समझते तो हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये रवैया किस लिए है अब जब ट्रेड डील हो चुकी? ट्रेड डील अभी हुई है, उसके डिटेल्स नहीं भी हुए ना, अभी बहुत सी चीजें वर्कआउट करनी है। इंडिया ने बहुत सी बातें कर दी हैं ना कि हम इतने बिलियन 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये बातें ही हैं अभी तक। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्रेशर जो है ना वो बरकरार रखना है इंडिया के ऊपर। अच्छा, और इसके अलावा पाकिस्तानी डेलीगेशन जिसमें इसहाक डार साहब भी शामिल हैं, वज़ीर आज़म और इसहाक डार साहब मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनसे भी मिले। तो सिटी साहब, उन मुलाकातों का एजेंडा इन्वेस्टमेंट के अलावा क्या हो सकता है? रूजवेल्ट के ऊपर कहा गया कि साइन हो गए हैं, एमओयू साइन हो गया है, स्टीव विटकॉफ ने साइन किया है पाकिस्तान के साथ, उस पर क्या पेशरफ्त होगी? ईरान के हवाले से क्या बात हुई, या IMF को लेके भी कुछ डिस्कस हुआ? नहीं, ईरान शान कोई नहीं डिस्कस हुआ होगा। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है, इसको कोई छुपी हुई चीज नहीं है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जात को, उनकी फैमिली को फायदे दिए जाए और उनको अपने साथ रखा जाए। कभी वो उनको करेंसीज क्रिप्टो के ऊपर कर देते हैं, कभी वो मिनरल्स को एक्सेस दे रहे हैं, कभी रेकोडिक में दे रहे हैं। अब जाकर रूजवेल्ट के अंदर भी उनको आ जाओ तुसी ले लो। तो मतलब है कि आई थिंक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी जो है वो स्ट्रेटेजी है जो डोनाल्ड ट्रंप को समझ आती है, विच इज नॉट डिप्लोमेसी, which is this। तो इंडिया तो बड़ा परेशान होगा, ये कर देगी पहले पाकिस्तानी। हाँ। सेठ साहब, इंडिया की परेशानी तो समझ आती है कि वो डिप्लोमेटिकली तो परेशान है, लेकिन एक तरफ राफेल की हम तबाही की बात करते हैं कि राफेल पाकिस्तान ने उड़ा दिए थे, दूसरी तरफ उसकी डील में हमने देखा कि भारत साबित कदम रहा है, बल्कि उसने तैयारों की तादाद बढ़ा दी है परचेज के लिए, नई डील होने जा रही है। तो ये तो उस तासुर की नफी करते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ डैमेज किया था राफेल को। नहीं, देखिए डैमेज तो किया था और वहां सोचों में पड़ गए थे। अमेरिका भी चाह रहा था कि हमारे इंडिया जो है अमेरिकन जहाज ले, और मगर इंडिया ने भी देखा कि अमेरिका इज एन अनरिलायबल पार्टनर। आज ये इस तरीके से है, कल को और भी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो उन्होंने ऑन बैलेंस यही देखा है कि शायद राफेल का फेलियर नहीं था, इट वाज द फेलियर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। के पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक यूनाइटेड स्ट्रेटजी बनाई थी बिटवीन डेटा लिंक्स एंड वो जो प्लेटफॉर्म बनाया था वो एंटिसिपेट नहीं किया, उसमें राफेल की कोई गलती नहीं थी। तो आई थिंक ये उन्होंने ये फैसला किया कि राफेल तो ठीक है, और अब और भी ज्यादा, बिकॉज अब जो स्ट्रेटजी इंडिया बना रहा है वो ये है कि हम दूर से लड़ेंगे, हम करीब आएंगे ही नहीं। अब उनकी स्ट्रेटजी इज कि आप पाकिस्तान की जो वो एरियल सर्वेलेंस है ना, जिसकी वजह से वो आपको 150 किलोमीटर या मील पे देख लेते हैं, वो कहते हैं हम इससे भी पीछे हटके हम इनको वहां से हम चलाएंगे सब कुछ, ताकि आपकी जो हॉक आई है या जो आपकी एरियल सर्वेलेंस है, जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वहां से आप डेटा लिख देते हैं अपने जहाजों को जो कि फायर करते हैं मिसाइल्स, और वो ब्लाइंड जाती हैं जब अंटिल दे गेट क्लोज टू इट, तो वहां से फिर क्लिक ऑन हो जाता है। तो अब इंडिया ने भी ये फैसला कर लिया है, राफेल लेना है। राफेल की लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, लॉन्ग डिस्टेंस रडार भी है, और वो कहते हैं हम दूर से 250 किलोमीटर से हम लड़ेंगे हम पाकिस्तान के साथ। तो आई थिंक उन्होंने भी अपना थोड़ा बहुत तब्दील किया है।
ओके, ऐसे में ईरान का तस्करा हुआ सेठी साहब, दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। यानी दिसंबर में ईरान के अंदर शोरिश हुई, मुज़ाहरे हुए, उसके बाद से अमेरिका ने धमकियाँ देना शुरू की। इधर पीस बोर्ड के ऊपर पेशरफ़ जारी है, उधर ईरान को धमकाने का सिलसिला जारी है और अभी आपने खुद ही तज़किरा कर दिया कि वहाँ मशक़ें हो रही हैं और आपनाए होर्मुज़ को बंद करने की स्लाइटली जुज़वी तौर पर ईरान ने पेशकदमी कर ली है। मीनवाइल ईरान के जो मुस्तकिल मिशन है, उनकी जानिब से सेक्रेटरी जनरल ऑफ़ यूएन को ख़त लिखा गया है कि अगर अमेरिका ने कोई ऐसा इक़दाम किया तो हम भी फैसला कुन इक़दाम से इसका जवाब देंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि आइंदा 10 दिनों में क्लियर हो जाएगा कि हम मुआहिदा करते हैं ईरान के साथ या ईरान पे हमला होता है। तो वाकई 10 दिनों के अंदर अंदर ये डिसाइड हो जाएगा। देखिए, ये सारा कुछ अमेरिका ने पूरी अपनी जंग की जो सामान है वो भेजा था जी। धमकी देने के लिए। वो धमकी काम नहीं आई ना। जी। फिर उस पे एक दफा पुश बैक किया, फिर भी और भेजा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कहते हैं 10 दिन और दे देते हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ईरान धमकियों के अंदर आ नहीं रहा है। ईरान ये कह रहा है, ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, जो मेरी जो खबर है, अंदर की है या बाहर की है, वो ये है कि अमेरिका ने एक पेशकदमी की थी कि ईरान को कि देखिए, हम नहीं चाहते जंग, आप भी नहीं चाहते, अच्छा। मगर अब ये है कि हम दोनों बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमने अपनी जंगी जहाज भेज दिए हैं, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, हम पीछे कैसे चले जाएँ? अगर हम कुछ किए बगैर वापस जाते हैं तो अस्सी तो उड़ जाएंगे घर। जी। हमारा जो सारा फोर्स वो तो फर्क है, फिर हमारी जो, तो आप ऐसे करें, एक छोटी सी जंग कर लेते हैं। वो छोटी सी जंग से मुराद है कि आप 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हम आके कुछ ठिकाने जो हैं ठाठू कर देंगे वहां। अच्छा। और आप मेहरबानी करके 2-3 ऐसी जगह ढूंढ लें जहां आप ठाठू कर दें। उसके बाद आप कहें आप जीत गए, हम कहेंगे हम जीत गए, हम चले जाएंगे एक और वापस। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया ये। ईरान ने कहा नो, अच्छा। तुम एक बम भी मारोगे तो हम फिर सारा ही मारेंगे। हम इसराइल को तो मारेंगे मारेंगे ही, हम यूएई को भी मारेंगे, जहां आपके बेसिस हैं, कतर में भी, इधर उधर भी हम, फिर इट्स फुल वॉर। एक कदम आपने आगे बढ़ाया जंग की, एक बम फेंका तो इट्स फुल वॉर। ये भूल जाए कि जी आपको अब मौका दे दिया जाए वापस जाने का, आप बम मार के वापस चले जाए, ये नहीं होगा अब। तो अब अमेरिका जो है उसको, उसने 10 दिन और मांग लिए। जी। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। अब वो 10 दिन के अंदर ये लोग जिनीवा में भी बात कर रहे हैं और जगह पे भी बात कर रहे हैं, और वो जो अमेरिका ये चाहता है कि इनको कोई फेस सेविंग मिल जाए। अभी तक तो 3 पॉइंट एजेंडा जो है उसके ऊपर ईरान जो है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर तो कंसीड करने के लिए तैयार नहीं। एक पॉइंट है जो न्यूक्लियर, जो फिसाइल मटेरियल है उनके ऊपर, उसके ऊपर वो बात करने के लिए तैयार है, एक नई ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार है। मगर क्या वो अपना मिसाइल डिफेंस और वो जो है उसको गिव अप करेगा? नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तो वो तो ईरान तो ये कह रहा है आप सैंक्शंस उतारें, कारोबार करें हमारे साथ, ये ऑफर किया है उन्होंने कि हम इतने बिलियन का कारोबार करते हैं आपके साथ, आपके ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, और मगर आप ये है हमारे जो फंड्स फ्रीज किए हुए वो भी आप खोलें, एंड सो ऑन। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब अपने लिए ढूंढ रहा है रास्ता निकलने का यहाँ से। इसराइल पुश कर रहा है, करो करो करो, बिकॉज इसराइल का जो प्रोजेक्ट है ना, वो ये छोटी वॉर नहीं है। इसराइल का ये प्रोजेक्ट है कि इजरायली एयरफोर्स एंड अमेरिकन मिलके ईरान को बिल्कुल तबाह कर दे। अगर 1 महीना भी लगता है, जैसे इसराइल ने गाजा के अंदर किया है ना, जी। तबाही कर दी, बिल्कुल छोड़ा नहीं। वो चाहते हैं कि ईरान के ऊपर भी ऐसे ही किया जाए, और उसका जो नतीजा वो चाहते हैं कि ईरान के कम से कम 2 या 3 टुकड़े भी कर दिए जाएं, कि जैसे ये पूरी कैंपेन शुरू होती है जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे ईरान के अंदर और शायद इसराइल के अंदर भी, और इट विल इनगल्फ द एंटायर मिडिल ईस्ट। तो इसराइल तो ये चाहता है। अब ईरान के पास मिसाइल्स तो हैं, वो कर तो सकता है बड़ा डैमेज, मगर अगर ये बात आई ना आगे, तो ये मुझे लगता है कि ये फुल फ्लेज अटैक आएगी अमेरिकन और इसराइल की, और ये फैसला ये करेंगे या तो ये वापस जाए, जिसे कहते हैं कौड़ा कुट करके, तो कुछ ना कुछ कह के कोई डील करके तो निकल जाए। अच्छा। या ये है कि ये हम आएंगे और ये फुल फ्लेज वॉर करेंगे और ईरान को तबाह करने की कोशिश करेंगे, इनके लीडरशिप को एलिमिनेट करेंगे, इनके हेडक्वार्टर्स को एलिमिनेट करेंगे, और मैसिव कैंपेन होगी ऑल अक्रॉस। और उधर से जैसे इन्होंने पहले शुरू किया था कि सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट फैसिलिटीज दे दी थी घुसपैठियों को, जो कि इनके कुर्द हैं, बलोच हैं, उनकी तरफ से इलाकों में से ये इन्फिल्ट्रेट करेंगे, वहां से ये फिर उकसाएंगे ईरान के लोगों को रेजिम चेंज के लिए, और फिर और पैसा डालेंगे। तो ये इट कुड टर्न आउट टू बी 1-2 month एजेंडा, और इवन अ 2-3 week एजेंडा,
जिसके अंदर कोशिशें होगी कि इतनी बमबारी की जाए, इतनी बमबारी की जाए कि ईरान की आवाम खड़ी हो जाए, और वो खड़ी होकर और अपनी रेजीम के खिलाफ पूरा एक फ्लड आ जाए, वो वेव ऑफ प्रोटेस्ट, और इस्लामिक रेजीम फारग हो जाए, रेजीम चेंज हो जाए। तो मेरा ख्याल है अब ये उस तरफ की सोच रहे हैं, मगर सोचना उसमें उसका जो 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 चीज इनको रोक रही है वो सिर्फ ये है, ये नहीं कि जी कितने ईरान का क्या होगा, नो, वो तो कर देंगे, वो कह रहे करो खत्म इसको। अच्छा। वो जो रोक रही है वो ये डरे हुए हैं कि इनके जो एलाइज हैं, कुवैत, कतर, यूएई, जहां इनके बेसिस हैं, और इसराइल, ये जो मिसाइल्स आएंगी ना ईरान की तरफ से फुल फ्लेज्ड, वो कैजुअलिटीज वहां कितनी होंगी? क्योंकि देखिए ईरान के अंदर तो ये 2 लाख बंदा मार दें, जैसे 1 लाख बंदा पैलेस्टाइन में मार दिया है, क्या हुआ? तो ईरान के अंदर 2 लाख बंदा मार देंगे तो क्या होगा? इनके लिए 2 लाख बंदा कुछ भी नहीं, मगर इनके लिए 5,000 इजरायली मर जाएं, या दुबई के अंदर, या अबू धाबी के अंदर, या कतर के अंदर कुछ हो जाए, तो ये इनका जो सारा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है वो दैट विल फॉल अपार्ट। तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वहां उनके अंदर एक बम भी गिरे, ये मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, वहां तो सारी इन्वेस्टमेंट, सारी जो सब कुछ जो हो रहा है, भाग जाएगी लोग वहां से, इतनी मुश्किल से इन्होंने बनाया हुआ है। तो एक तरफ तो वो रोक रहे हैं कि इनको यार ऐसा कोई काम ना करना जिसके साथ हम भी लगे जाएं, मगर उधर इसराइल कह रहा है कि करो करो करो, ये ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये 10 दिन आगे बड़े क्रिटिकल है। ऐसे में वीकेंड पे कहा जा रहा था कि महदूद पैमाने पर कार्रवाई हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स ने, न्यूज़ एजेंसीज की रिपोर्ट्स ने ये सजेस्ट किया कि महदूद पैमाने पर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि यूके ने फ़ज़ाई अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया अमेरिका को। आपने रीजनल कंट्रीज़ का जिक्र किया जो परेशान है सिचुएशन को लेकर, और उससे पहले जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बात हो रही थी तो आपने कहा था कि कुछ ममालिक पसे पर्दा कोशिशें कर रहे हैं कि डिफ्यूज़ किया जा सके तनाव को। वो मुज़ाकरात में क्या रीजनल ये जो डिले आ रहा है वो उन्हीं ममालिक की वजह से आ रहा है? अमेरिका के अपने अंदर इस पर इत्तेफाक राय नहीं है कि इसराइल के पीछे लग के ईरान को टारगेट किया जाए, या कोई और फैक्टर्स हैं? नहीं, ये तो अपनी जगह पे है फैक्टर कि इनको रोक रहे हैं कि ये मत करना, क्योंकि हमारे ऊपर, इसीलिए ईरान कह रहा है ना हम इनके ऊपर करेंगे। तो ईरान इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, वो अपनी जगह। मगर डोनाल्ड ट्रंप का जो मेगा बेस है ना, जो राइट विंग है, वो नहीं चाहते कि एक और इस किस्म की जंग के अंदर, जो कि लंबी जंग हो, जिसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए। वो एक होम फ्रंट का भी मसला है, बिकॉज इसने कहा हुआ है मैं तो जंग करने से खत्म, मैं तो अमन लाने आया हूँ। अब ये अमन लाने आए हैं, तो ये 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते की जंग अगर छुड़ गई, जिसके अंदर इतनी तबाही होगी सारे मिडिल ईस्ट में, इसका जो सारा जो डोमेस्टिक बेस है वो भी इसके गले पड़ेगा जी। इसलिए आई थिंक इस किस्म के इश्यूज भी हैं। बहुत से मामलात और आलमी हालात और वाक़यात जिसमें अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा। इसी तरह पाकिस्तान की सियासत के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला दरपेश है। बानी पीटीआई, उनकी आंख का मामला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जाकर ख़त्म हो रहा है, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करेंगे। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब बानी पीटीआई, इमरान खान और उनकी आंख का मामला, जिसमें यकदम हमने पहले खराबी की इत्तला सुनी और उसके बाद एक शोर मचा, और इसी दौरान खबरें ये वायरल हुई कि कोई डील पसे पर्दा चल रही है जिसके नतीजे में उन्हें बनीगाला भी मुंतकिल किया जा सकता है और उनका इलाज मुआलजा शुरू हो सकता है। और ऐसे में मोहसिन नकवी साहब ने भी बताया कि एक जेल तैयार हो रही है जिसमें जब शिफ्ट किया जाएगा अगर मुस्तकबिल में, तो वहाँ इलाज की सहूलियात भी दस्तियाब होंगी। और एक अंबार था, भरमार था डील की बातों का, डील की खबरों का, लेकिन उस अरसे में सेठी साहब डील की बातों या खबरों की तरदीद करते रहे और उन्होंने एक एक करके बताया कि किस तरह डील नहीं हो सकती, किन बुनियादों पर नहीं हो सकती। और हम ये देख रहे हैं अब कि वो धरना जो पार्लियामेंट में दिया गया इमरान खान साहब के लिए या केपी में दिया गया, वो दोनों धरने भी ख़त्म हो गए। इमरान खान साहब अलबत्ता अस्पताल मुंतकिल नहीं हुए, उनकी आंख का अलबत्ता मुआयना हुआ, जिसके बाद सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर ने यह कहना शुरू कर दिया कि उनकी आंख में बेहतरी आई है और उन्हें दिखाई देना शुरू हो गया। जो इससे पहले 80 to 85% लॉस बताया जा रहा है, वो रिस्टोर होने की भी बातें हुई। इसके अलावा ना इमरान खान साहब से डॉक्टर्स की, उनके ज़ाती मुआलजीन की मुलाकात हुई, ना उनकी फैमिली की, और ना ही उनके वकला की। मुलाकात के दिन भी गुजर गया। अलबत्ता बुशरा बीबी से मुलाकात की इत्तलात हैं। सारे मुतालबात जो पीटीआई की जानिब से किए गए वो सारे मुस्तरद कर दिए गए। और इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से जो नैरेटिव बनाया, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक फोर्स के ऐलान पे मुंतज हुआ, उस तक रहा। और उस फोर्स के ऊपर भी सियासी कमेटी में ये इत्तफाक किया गया है कि सियासी फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। सेठी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारे अरसे में इमरान खान साहब के हवाले से इन खबरों से क्या हासिल किया? देखिए, 2 बातें वाज़ेह हैं। पहली बात यह है कि
पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो पीटीआई की है वो बड़ी कामयाब रही। अच्छा। इसलिए क्योंकि ये सारी दुनिया में गूंज उठी है बात कि इमरान खान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, उसकी आंख की बहनाई खत्म हो गई है और बुरे हालात हैं, लोग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है उसको, उसकी ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, वगैरह वगैरह, और 15% तो रह गई है और पता नहीं क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। ये कामयाब रही है। बिकॉज मैं लंदन में बैठा हूँ, यहाँ भी जिसको मैं मिलता हूँ वो आगे से वही बात जो पीटीआई की बात है वही सुनाते हैं, उनको हकीकत से नहीं पता हकीकत है क्या। अच्छा, अब एट द सेम टाइम हुकूमत से मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत नाइली रही है कि वो एक काउंटर नैरेटिव नहीं बना सके। काउंटर नैरेटिव बड़ा आसान था, उसका बेस बनाना भी बड़ा आसान था। जब ये सब कुछ हुआ था तो उस वक्त जब ये ले गए, पहले वहीं आई ड्रॉप्स वगैरह देते रहे, मौका मिल गया इमरान खान को और उनके लोगों को कहने को कि इनका ख्याल नहीं किया गया। और शुक्र करें कि पीटीआई वालों के जो बयानिए थे वो कभी एक कहते थे बात, कभी दूसरी की बात, कभी कोई कहता था कभी कुछ कहते थे, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन पीटीआई वालों ने क्रिएट की। अच्छा। क्योंकि वो कि जी वो कोई कहता है अक्टूबर से खराब है, कोई कहता है दिसंबर में नहीं पता लगा, कोई कहता है बुशरा बीबी से मुलाकात हुई मगर उन्होंने जिक्र नहीं किया, कोई कहता है मुलाकात हुई तो उन्होंने हल्का सा जिक्र किया, एंड सो ऑन। तो वो उनकी अपनी खामियां थी। मगर हुकूमत को पहले दिन से जब ये पता चला था कि इमरान खान को अस्पताल ले जाना है, तो पहली बात तो मैं समझता हूँ वो खुफिया नहीं रखना चाहिए था। अगर एक दिन के लिए ले जाना था या 2 दिन के लिए भी ले जाना था फॉर फुल एग्जामिनेशन, तो ले जाते और बता देते कि हम ले आए। और अगर पीटीआई ने उसका मौका इस्तेमाल करके वहां इकट्ठा होना था उससे पहले वापस ले आते, इट वाज नो बिग डील। मगर फिर उसको जब छुपाया उसको और बात पर बाहर आ गई 3 दिन के बाद, तो फिर जाहिर है गवर्नमेंट जो है वो कमजोर लग रही थी कि ये छुपाने की क्या बात, इसका ये मतलब है कोई गड़बड़ थी। तो मेरा तो ये मौकफ था और मैंने 1-2 जगह पे प्राइवेटली जिक्र भी किया जो करते डरते थे कि मैंने कहा यार ये क्या आपने क्या किया, आपको चाहिए था उसी वक्त फैमिली को कहते आके देख ले एवरीथिंग इज ओके और ले जाते वापस आफ्टर शोइंग देम। अच्छा। तो फिर मसला नहीं बनना था। और अगर वो फैमिली कहती है कि हमारा भी एक डॉक्टर है तो बट ले आते उसको यार, अगर कोई मसला नहीं था, जेन्युइनली कोई छुपाने वाली बात नहीं थी, तो आपने क्यों कोशिश की छुपाने की, जिसकी वजह से अब सारी दुनिया समझे कुछ छुपाया हुआ है, कोई है दालिच काला। ये गवर्नमेंट जो है इज नॉट, और गवर्नमेंट को तो आपको पता है कोई यकीन वैसे भी नहीं करता उनकी जो बयानिया होता है। और पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा यूनिट है इज वंडरफुल फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, वो जबरदस्त प्रोपेगेंडा करते हैं और दुनिया में गूंजती है। ये जो इन्होंने वो क्रिकेटर्स को इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके कैप्टन्स को जनाब वो एक और ड्रामा कर दिया। उधर से उनके बेटे जो है वो कह रहे हैं हमें वीजा नहीं मिल रहा, कोई जवाब नहीं है इनके पास, कोई कहने को नहीं है कुछ, कोई क्रिकेटर्स के साथ बात करने के लिए नहीं है। वो मैं सुन रहा था उनको कुछ पता ही नहीं है पाकिस्तान के बारे में, और वो खुद कहते हैं हमें तो बताया गया कि ये हालात है, तो हम तो बस उसी के ऊपर चल रहे हैं। तो मतलब है कि नाइली है ना, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस। अच्छा, अब मैं तो ये कह रहा हूँ, मीडिया वाले भी ये कह रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है जो जनरल एटीट्यूड है ना उनकी, वो ये है कि वी डोंट केयर, कर लें जो करना, वी आर वेरी क्लियर इन आवर माइंड, हमने कोई डील नहीं करनी, कोई सहूलत नहीं देनी, और ये रोते रहे पीटते रहे क्या कर लेंगे। पहले भी इन्होंने ये किया है, इनके ऊपर तो एतमाद हो ही नहीं सकता, ये जो कहते हैं मुकर जाते हैं, इसलिए इनसे बात करने की छोड़े, इनको काउंटर करने की भी जरूरत नहीं। अच्छा। हमें इन डिबेट्स के अंदर आना ही नहीं चाहिए, कर ले जो करना है, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा। अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने क्या नहीं किया, कांग्रेसमैन से खत लिखवाए, डेलीगेशंस भेजी यहाँ हर किस, और वहाँ लंदन के अंदर नून लीग वालों का जिंदगी हराम कर दी, जहां कोई नूनिया नजर आता वो पीटीआई वाले पड़ जाते हैं उसको, और वो मीडिया जो है उसको प्ले अप करता है। यहाँ तक कि वो जिस जगह पे ऑफिस था नून लीग वालों का, मियाँ सब आके बैठते थे स्टैनो प्लेस, वो भी छोड़ दिया उन्होंने कि यार वहाँ के नेबर से शोर डाल दिया कि यहाँ तो दिन रात लड़ाई झगड़े ही होते हैं सड़कों के ऊपर एंड वी डोंट लाइक इट, तो फिर छोड़ना पड़ा इनको वो जगह। सो मतलब है कि दे वर वेरी सक्सेसफुल। बात ये है कि और कोई डील नहीं होनी, ये जो डीलों की बात है ना ये पीटीआई वाले करते हैं कि डील के लिए बात हो गई, फलाना आया, फलाना गया, फलाना ने आया। अब ये हाथ पैर मारते रहते हैं बेचारे, और ठीक है दैट्स पार्ट ऑफ देयर ऑपोजिशन गेम, करना भी चाहिए इनको। मगर मेरा ख्याल है ये एक तरफ ये एटीट्यूड है आयशा कि हम धक्का लगाते रहे, धक्का न लगाया तो जो होना है वो भी नहीं होना। इन्होंने बिल्कुल चाबी तो इस वक्त लगाई दी ना ताले की और जेब में रखी हुई है,
हम धक्का लगा रहे हैं तो वो जेब में ये निकल सकती है, जेब में फिर ताला खुल सकता है। मगर ये ना हो कि हम चुप कर जाए, हमारी आवाज बंद हो जाए, कोई तो ये चाबी उठा के फेंक दे जैसे मैंने अपना हैंकी फेंक दिया। वेरी नाइस। अभी हाँ, हाँ तो इस किस्म का ये इश्यूज यहाँ हैं। और एस्टेब्लिशमेंट कोई डील नहीं, नो डील। ये मैं आपको बता दूं कि बड़ी सख्ती है वहां, जो लोग फैसले करते हैं वो कहते हैं जी सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ और खान साहब मैं आपको बता दूं, ये अब उनके बाकी जॉनीज जो भागते दौड़ते हैं ना, वो अपनी जगह पे, पर खान साहब वो भी कोई डील नहीं चाहते। डील का मतलब क्या होता है? अमेरिका के अंदर ये डील डील डील, अमेरिका के अंदर ये नॉर्मल लफ्ज है। अच्छा ये लेजिटिमेट लफ्ज है। इसके ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं है। डील वहां होता ही डील है, लेट्स हैव अ डील। अच्छा डील का मतलब है कॉम्प्रोमाइज, डन हो गया, हाथ में लाओ, चलो जी, तुसी भी कुछ मिल जाए, सानू भी कुछ मिल जाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ डील। और वो अमेरिका के अंदर कानूनी तौर पे वो मतलब उसको बुरा नहीं समझा जाता, उसको अच्छा समझा जाता है। फिर डील होगी साड़ी, खत्म। यहाँ डील जो है उसके जो माने हैं ना, वो बड़े नेगेटिव है। वो इसका माने ये है कि असूलों के ऊपर आप नहीं खड़े हुए, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा ड्रामा चलता है, असूल बड़े हैं। अरे भाई, सियासतदानों के कौन से असूल होते हैं? ना खान साहब के कोई असूल है, ना किसी और के कोई असूल। यहाँ डीले अंदर बिहाइंड द काउंटर डीले होती रही है पहले। यही होता रहा ना, यहाँ भी मुकमुका होता रहा बिहाइंड द डील्स। नून लीग करती रही है, पीटीआई करती रही है, एस्टैब्लिशमेंट करती रही है, अच्छा, जुडिशरी करती रही है। अच्छा, अब नॉट नॉट कॉन्शियसली, मगर वो लगता है ऐसे ही है कि हो जाता है कुछ ना कुछ मुकमुका। अब बात यह है कि खान साहब जो है ना, वो अपने मौकफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इन अदर वर्ड्स, खान साहब अगर कोई डील चाहेंगे तो वो डील नहीं होगी। अच्छा वो जिसे कहते हैं ना, वो उनके डिमांड्स हैं। हाँ। डील के अंदर कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। खान साहब की सारी पार्टी जो है ना, वो चाहती है कि डील हो जाए। अच्छा, लेन देन करो। हाँ। दसों की चाहता है तुसी साडे बंदे नूं बाहर कढो ते दसों की चाहते हो। वो कहते ने कि असी कुछ भी नहीं चाहते तुहाडे बंदे कोलों, तो ना ही असी कुछ कढना है उन्होंने बाहर। वी डोंट वांट अ डील। तो ये डील की बात तो पीटीआई की तरफ से होती है, डील 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 डील। पर हमारे मीडिया वाले भाई भी कुछ शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वो होता यह है कि गवर्नमेंट इतनी बात जरूर करती है, या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इशारे होते हैं कि यार तुसी भी थोड़ा हाथ हौली करो ना, आप बात करना चाहते हैं, कोई बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो तुसी भी जी फायरिंग करते पे हो और बंद करो ना। तुसी तो चाहते हो कि फायरिंग होती रहे। अच्छा, और वो अब ये अलीमा खान ने जो बात की है, जी जी, मुझे आप बता रही थी जी, उन्होंने ये कहा कि अस्पताल मुंतकिल कर दें, हमारी मुलाकात करा दें, तो हम नाम नहीं लेंगे अब बॉस का जी। अच्छा, बात मैंने भी नहीं है नाम लिया बात ये, आप तो नहीं लेंगी, मैं तो ले सकता हूँ। पहले आप कहते थे कि इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, एक जमाने में कहते थे नवाज शरीफ का नाम नहीं ले सकते थे। मैं कहता मैं तो लूंगा, कटना चाहते कटो, फिर तो कभी कटते सन, कभी छोड़ देते सन, उधरों भी चुप हो जाते सन, यार कोई गल सेठी थोड़ा जा है ऐसा करन दे, कोई गल नहीं। अच्छा, अब बात ये है कि अब ये सूरत सवाल, ये कंट्रोल ही नहीं है अलीमा खान का ऑन द सोशल मीडिया। आपका क्या ख्याल है, अलीमा खान अगर अपने सोशल मीडिया के दोस्तों को कहेगी कि आगे से आपने फील्ड मार्शल साहब का नाम नहीं लेना, तो वो चुप हो जाएंगे? नो नो नो, वो चुप होने वाले में नहीं है। ये पार्टी नहीं है, ये मूवमेंट है। मैं कब से आपको कह रहा हूँ, ये पार्टी होती है जो डिसिप्लिन के अंदर हो, जिसके एक लीडर हो जो कि बात करे। यहाँ तो रोड़ा मारो तो एक लीडर निकल आता है और वो एक नया बयान दे देता है। हर रोज टीवी के ऊपर बैठे होते हैं, कभी गड्ढापुर साहब एक बात कर रहे होते हैं, कभी अफरीदी साहब दूसरी बात कर रहे होते हैं, कभी सॉरी 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 करके भाग जाते हैं, कभी आते हैं। वो बेचारे बैरिस्टर साहब चेयरमैन बने हुए, उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है उनकी पार्टी के अंदर, एंड सो ऑन। तो मतलब ये है कि अब किसकी बात सुनी जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो अलीमा खान को नहीं मानते, और मैं समझता हूँ, ये मैं आपको आज अपना एक तजिया कह रहा हूँ, इमरान खान साहब नहीं चाहते कि अलीमा खान लीडर बने पीटीआई। और इमरान खान साहब के साथ कौन खड़ा है वो आप भी जानते हैं, जो खुद नहीं चाहती कि अलीमा खान पीटीआई की लीडर बने, वो तो खुद बनना चाहती है लीडर पीटीआई, अलॉन्ग विद इमरान खान और माइनस इमरान खान। जब वक्त आएगा देखा जाएगा। अच्छा, तो आयशा अलीमा खान की कोई हैसियत नहीं, मीडिया उनको देता है, बड़ी लिफ्ट कराता है, और आपने देखा उन्होंने बंद कर दिया उनको, और जेल जाना भी बंद कर दिया जी।
वो अब खान साहब को मुलाकात भी नहीं करने देते जी। तो क्या इसका यही मतलब है ना, और क्या हो गया? तो अब मैं समझता हूँ कि ये बहुत सी बातें हैं, मीडिया ज्यादा एक्साइट हो जाता है, पीटीआई वाले बेचारे उनको पूरी पिक्चर का पता नहीं होता। अब ये क्रिकेटर्स बेचारे, इनको ब्रीफ दे दी गई है, वो बेचारे जाहिर है वो ह्यूमन राइट्स के, हाँ जी अच्छी बात है, ज्यादती हो रही है, ये है वो लग शुरू हो गए हैं वो। अब मैं समझता हूँ पीटीआई ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, ये उसी तरीके का काम किया है जो इन्होंने किया था सेनेटर्स के साथ और कांग्रेस में इन अमेरिका। मगर वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने वो जो वहां की जो लॉबी थी उसको तो शट अप कॉल दे दी है ना, वो तो बैठ गए हैं, ठीक है ना। मगर ये क्रिकेटर्स के साथ भी किसी ने कोई राब्ता नहीं किया फ्रॉम पीसीबी या किसी और जगह से उनको बताने के लिए कि यार पाकिस्तान की हकीकत है क्या, कितना जुल्म है, कितना नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, हकीकत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। नोबडी, उन बेचारों को घेर लिया गया है। उन्होंने कोई, मेरा ख्याल है कप्तान जो है उन्होंने 2-3 दर्जन लोगों को लिखा था खत, ये ग्रेग चैपल साहब ने। ग्रेग चैपल साहब के साथ इनकी बात हुई है पीटीआई वालों में, और ग्रेग चैपल साहब क्योंकि पाकिस्तान आते जाते रहे हैं, 2-3 दफा उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात भी हुई है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और ग्रेग चैपल कोचिंग कर रहे थे लाहौर में एंड सो ऑन। तो इन्होंने उनको उनसे रब्ता किया। मुझे पता तो नहीं है किसने किया, मगर जुल्फी होगा, जुल्फी ने किया होगा, इज वेरी शार्प बड़ा तेज है जुल्फी, इट ऑन द जॉब 24 आवर्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और उन्होंने ये बयान दे दिया, और मैं समझता हूँ ये लिख के दिया है इन्होंने, ये भी लिख के भी दे दिया होगा, उसमें थोड़ी बहुत उन्होंने कुगियां मारी होंगी, ए ना को कह रहे हो, ये बयान भी उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने उससे कुगी मार दी है कि हाँ ठीक है। मगर बहुत से हैं जिन्होंने नहीं किया। और मैं ये भी आपको बता दूं, पूरी कोशिश हो रही है पीटीआई के कांटेक्ट विद ग्रेग चैपल के एक सेकंड राउंड भी हो। अब अगला राउंड भी आएगा, एक और खत आएगा जिसके अंदर अब 13-17 से ज्यादा लोग भी वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। दैट्स माय इंफॉर्मेशन। हाँ, लेकिन तो इतने प्रेशर के बावजूद मुलाकात नहीं हो पाई, ना ही जो पर्सनल उनके जो फिजिशियंस हैं उनको एक्सेस दी गई। सेठी साहब, आपने जैसे कहा कि मेरी किसी से बात हुई और मैंने उन्हें कहा कि आप विजिट करवा देते, मुलाकात करवा देते तो ये नौबत ना आती। क्या कुछ ऐसा है जिसको हुकूमत छुपाने की कोशिश करते हुए किसी को मिलने नहीं दे रही? नहीं, मैं आपको बताऊं एक बात जी, ये भी हो जाएगा, ये मिलने देंगे। अच्छा, ये भी मेरी पेशेंट गोई ले लें। देखिए, जब इस किस्म की चीज होती है ना, तो जब प्रेशर आता है तो पहले स्टेज पे आप कंसीड नहीं करते। ये एक नॉर्मल सियासत के अंदर रूटीन है कि अगर एक दूसरा ऑपोजिशन जो आके हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो कहें कुछ नहीं मिलना, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, फिर लेन देन है वो, फिर आखिर आके वो थोड़ा वो, अब देखे ना, ये पहली दफा है लीमा खान ने कहा कि हम अटैक करना फील्ड मार्शल को बंद कर दें जी। और आपको पता है ये गवर्नमेंट की तरफ से कैसे ये मैसेजेस इनको कब से दिए जा रहे हैं कि भाई वो तो बंद करो, उसको तो बंद करो जो गाली गलौज लगे हुए हैं आप, वो बंद करो, तो कुछ बात पे थोड़ी सी आपके साथ नरमी हो, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, आप वो तो बंद नहीं करते। लेकिन इन वे ये लीमा खानम साहिबा का सरेंडर नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि पीटीआई के कुछ हल्के ये समझते हैं कि लीमा खानम केस खराब करती है इमरान खान साहब का। फिर लीमा खानम पे ये भी इल्जाम है कि वो सोशल मीडिया पीटीआई का कंट्रोल करती है। उनसे इवन के इन्वेस्टिगेट किया गया था कि कुछ ट्वीट जो हुए बानी की जानिब से, शायद उसमें लीमा खानम साहिबा का कोई किरदार था। तो दूसरी तरफ गंडापुर साहब वो सामने आए, उन्होंने जो धरने में बुशरा बीबी का किरदार था, संजानी के मुकाम पर जो तनाज़ा हुआ उसको हाईलाइट किया। मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा लीमा खानम वीटो कर देती हैं अगर हम किसी नतीजे पे पहुंचने लगते थे, तो उनका किरदार उन्होंने जेरे बहस लाया। फैसल वावडा साहब सामने आए, उन्होंने बताया कि कोई डील किसी ने ऑफर नहीं की इमरान खान साहब को। तो सेठी साहब, अलीमा खानम का इस तरह से नाम लेके कहना कि हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, ये सरेंडर नहीं है पीटीआई का? अलीमा खान लाइमलाइट में रहना चाहती हैं। जब उनको निकाला गया फ्रॉम मीटिंग्स विद इमरान खान और उनकी छोटी बहन को इजाजत दे दी गई कि आप जाएं, आप बात करें, तो अलीमा खान को ये बात पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि वो अब चुप करके बैठ खड़ी होती है वहां। अब बोलना शुरू कर दिया फिर उन्होंने, तो फिर देखा कि यार ये तो स्पॉटलाइट जो है, लाइट हट रही है मेरे से, मैं तो लीडरशिप लेना चाह रही हूँ यहाँ, तो ये तो कहीं वापस जा रही है। उधर अफरीदी शुरू हो गया, इधर सलमान राजा साहब लगे हुए हैं, उधर बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें शुरू हो गई है लोगों की, वो एक ही हो रहा है, वो मैं कितने गई। तो उन्होंने अब शुरू कर दिया अगेन। ये अब देखे ना अलीमा खान कौन होती हैं ये ऑफर करने के लिए कि आप मिला दें तो फिर हम गाली गलौज करना बंद कर दें, नाम नहीं लेंगे हम। वो आप कौन है? आप तो लीडर, यू आर नॉट द एस्टैब्लिश्ड लीडर ऑफ द पीटीआई, तुसी तो रिलेटिव हो। उन्होंने, खान ने आपको नॉमिनेट नहीं किया, खान ने
बैरिस्टर साहब को नॉमिनेट किया है, खान ने सलमान राजा साहब को नॉमिनेट किया है, एंड सो ऑन। अच्छा सेठी साहब, अलीमा खानम की इस पेशकश का जवाब आएगा अगर उन्होंने डील ऑफर की है तो? देखिए, मेरा ख्याल है उन्होंने सूंघ लिए एक बात कि अस्पताल ले जाएंगे। अच्छा, आई थिंक ये फैसला हो गया है कि अस्पताल ले जाया जाएगा, और मेरा ये ख्याल है कि दे विल आल्सो अलाउ वन डॉक्टर फ्रॉम द फैमिलीज रिकमेंडेशन टू मीट हिम एंड टू सी हिम। मेरा ख्याल है उसकी तैयारी हो रही है ये। और उसके तो बाद अगर इसके साथ वो गाली गलौज बंद हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं नहीं समझता बंद होगी, बट चले, अगर हो जाती है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आपने कहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं, यानी एतमाद साजी की कोशिशें दोनों तरफ हो रही हैं। तो अगर आंख के सारे मामले में से कुछ निकला है तो अलीमा खानम की जानिब से ये ऑफ़र निकली है, और दूसरी तरफ हमने देखा कि 8 फरवरी को उस तरह का एहतजाज भी नहीं हो पाया जिसका ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया था। आने वाले दिन है इंटरेस्टिंग। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब वो मामला जिसको लेकर पंजाब हुकूमत शदीद तनकीद की जद में है, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ बन नहीं पड़ा। अज़मा बुखारी साहिबा, उनकी जानिब से सिर्फ ये बताया गया कि एक तैयारा 10 अरब रुपए के करीब जिसकी लागत बताई जा रही है, जिसके मेंटेनेंस के ऊपर बात हो रही है, जिसके अखराजात के ऊपर डिस्कशन हो रही है। उन्होंने बताया कि ये एयर पंजाब के फ्लीट के लिए लिया गया तैयारा है और तैयारे भी लिए जाएंगे। ये उसके सिलसिले की पहली कड़ी है, लेकिन एयर पंजाब कागजों में कहाँ है या कहाँ रजिस्टर हुई, इस पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत से सवालात उठाए हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने उस पर भी तबसरा किया। लेकिन सेठी साहब, वो पंजाब गवर्नमेंट जिस पे बहुत तहसीन हुई कि उन्होंने बसंत जिस शानदार अंदाज में मनाई, उससे पहले तजावुजात के हवाले से मरियम नवाज साहिबा के इक़दामात को दाद दी गई, यकदम इस स्कैंडल का सामने आना क्या जाहिर करता है? आयशा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। इतना अच्छा बसंत हुआ, इतनी फीडबैक मिली, इतनी गुडविल मिली, वाह वाह हो गई मरियम नवाज की, मियां नवाज शरीफ साहब की, और एक इस किस्म का कदम उठाया जिन्होंने पानी रोड़ दिया। अच्छा, ये मतलब है कि, और फिर जिस खातून को कहा कि इसको डिफेंड करो, अभी वो उनके बस की बात नहीं है इसको डिफेंड करना, और उन्होंने मेड अ मेस ऑफ इट। और मिफ्ता इस्माइल ने जो बातें कही हैं बिल्कुल सही कही हैं, और भी लोग सही बातें कह रहे हैं। देखिए, दो यहां बातें, एक तो ये है कि क्या एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक नई एयरलाइन का सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, और दूसरा सवाल ये है, क्या मरियम नवाज साहिबा को, जो कि आवाम के लिए, उनकी खिदमत के लिए अपने बजट से इस्तेमाल कर रही हैं, क्या उन्हें 10 अरब रुपए का जहाज अपने लिए लेना चाहिए? क्या जरूरत है इसकी? जहां एक तरफ आप कहते हैं ऑस्टेरिटी है, अब पैसे बचा के अवाम के ऊपर खर्च करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी मीडिया आपके महंगे कपड़ों के ऊपर, मेकअप के ऊपर, एटसेट्रा एटसेट्रा लगे हुए हैं, लोग ज्यादती करते हैं मगर लगे हुए हैं, और आपको डाउन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कदम उठाती हैं इसकी, और वो आपके गले पड़ गए। और ये आप यकीन करें कि ये बातें जो है ना, ये कहीं बैठे हुए लोग जो नोट कर रहे होते हैं, ये सारा अपने लिए ये जहाज ले लिया और डिफेंड भी नहीं कर सकते जी। ये फजूल बात है ये कहना कि जी वो एयरलाइन बनने जा रही है तो इसका पहला जहाज आ गया एंड सो ऑन। नहीं, ये बिल्कुल इधर जाना नहीं चाहिए इनको, और बड़े बैड, इट वाज अ बैड डिसीजन, ये नहीं होनी चाहिए थी। और आपने देखा वो कोई अमेरिका में बैठ के क्या बकवास कर रहे हैं कुछ लोग, और कोई इधर, हाँ, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में बकवास कर रहे हैं कैसी कैसी। देखा, उनको मौका मिल गया है। तो इसलिए आई थिंक इट इज नॉट अ गुड डिसीजन। अब अगर कोई रास्ता है इसमें से निकलने का तो निकल जाए, नहीं तो ये तो आपके गले पड़ा रहेगा। इसके ऊपर आपने जो अच्छे काम किए ना, वो भी, उसको भी लोग भूल जाएंगे, इसी के ऊपर फोकस होगा। और ये पीटीआई वाले मास्टर है, वो फोकस रखेंगे इसके ऊपर। जब आपका जहाज उड़ेगा तो वो फिर बताएंगे कि जी अब सीटों की कलर चेंज हो गया है, हो या ना हो। जैसे आपको याद होगा वो फरा जो थी, बुशरा बीबी की सहेली, उसकी जूतियां जो थी उसके ऊपर कितना फोकस हुआ था। पता नहीं आयशा, आपने भी शायद उसके से कोई जीती खरीद ली हो $1000 की, पता नहीं। मैं बड़े लोगों को जानता हूँ एलिटो में, जिन्होंने सारों ने वो जूतियां पहनी हुई होती है। तो अब कल को मरियम भी वो जूती पहन के फिरेगी तो वो देखो जी $1000 की जूती, $3-4 हज़ार का फलानी चीज, $10,000 का बैग। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट?
वो आपको याद है जब हमारी फॉरेन मिनिस्टर साहिबा थी, उन्होंने भी कोई बर्किन का बैग लेके वो फिर हिना रही रब्बानी थी। खैर हाँ, तो इंडिया वालों ने क्या खबर उसके ऊपर बन गई बातें थी की। उनके हार पे, हाँ उनके बैग हाँ पे। हाँ। तो देखे पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो दरमियानी रास्ता अवाम क्या ऐसी होगा? जहाज बातें, वापस होगा या पंजाब हुकूमत कोई ठोस वजाहत देगी इसके अलावा कि जी ये एयर पंजाब के लिए खरीदा गया? नहीं नहीं, एयर पंजाब से आप कोई नहीं, एयर अब मेरे से आप पूछ रहे हैं, पता नहीं मैं कह भी सकता हूँ कि नहीं कह सकता, मेरा ख्याल है ये उधर दे दिया जाएगा। बहरहाल तनकीद की जो एक बहुत बड़ी लहर सोशल मीडिया पर देखी गई वो इसी गल्फ स्ट्रीम G500 तैयारे की खरीदारी के बाद कि आपने PIA कितने में बेची और आपने ये लग्जरी तैयारा कैसे ले लिया, और उसके बाद लोगों ने इसके जितना ट्रैक रिकॉर्ड था, जितनी इसकी फ्लाइट्स थी, उन सबका शेड्यूल भी वायरल कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर। ये बहस चल पड़ी है। देखना ही है कि हुकूमत इस सूरत हाल से कैसे निकलती है। इसके अलावा भी किसी और मामले के बारे में आप सेठी साहब से जानना चाहें तो नंबर है स्क्रीन पर आपके सामने। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।